नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एच टू स्टडी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास रंजन और आज की जो लेक्चर होने वाली है वह लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर नंबर 3 है तो किसका है भाई? तो हम लोग जो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे उसी का आज 3rd लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम क्या चीज है? मुद्रा और साख, मनी एंड इसके ब्रांच जो क्रेडिट है ना। तो मुद्रा और साख के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे, समझे। देखिए यहाँ पर जो हम लोग आज लेक्चर 3rd होने वाली है और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को द एंड कर दिया जाए, है ना। द एंड कर दिया जाए और हो भी जाएगा भाई, क्योंकि अब ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। हम लोग ओवरऑल जो पढ़ लिए हैं एक बार उसको सर्वे करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि आपको मैंने लेक्चर 1 में, है ना, आपको बताते चलेंगे कहां कहां क्या चीज पढ़ा है। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, इसको लेक्चर 1 में पढ़ा है। मुद्रा किस प्रकार से विनिमय का माध्यम है, उसका हम यूज कैसे करते हैं, लेन देन में जो मध्यवर्ती का काम करता है ये मुद्रा क्या करता है? खत्म करता है। इसके बिना हम बहुत सारी समस्याएं हो सकती है ना। तो इन सारी चीजों को इसमें हम पढ़े थे। अब आगे जो है, आगे हम देखे थे मुद्रा के आधुनिक रूप, जो करेंसी वगैरह बैंकों में निक्षेप जमा होने लगे, चेक वगैरह की सुविधा भी हमें प्राप्त होने लगी। तो इसको भी हम देख लिए थे, मुद्रा के आधुनिक रूप। अब बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियां, जो बैंक है ऋण देने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों से गुजरना पड़ता है हमें ऋण लेने के लिए, तो उन सारी गतिविधियों को हम देख लिए थे। और बैंक जो है किस शर्त में ऋण देते हैं, इन सारी चीजों को हम देख लिए थे यहाँ पर। और ये रहा लेक्चर 2 का ये वीडियो था। इस लेक्चर 2 में हम इस सारी चीजों को बात किए हैं। ठीक है, आज जो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे, अब यह साख की दो विभिन्न स्थितियों के बारे में हम देखे थे, जिसमें कोई व्यक्ति है जो कि एक जगह फसल लेकर के यानी ऋण लेकर के उत्पादन करती है, तो और वह लंबे समय के लिए कर्ज में डूब जाती है। और एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण हम देखे थे जो ऋण में लेकर के उन्हें दूसरे व्यक्ति को वस्तु दे करके उससे फायदा भी मुनाफा भी कमाता है ना। तो इसको भी देखे थे। अब ऋण की क्या क्या शर्तें होती है, इन सारी चीजों को हम देखे थे, है ना। तो आज जो बेसिकली हमें बात करना था वो यहां से बात करना था। ठीक है, लेकिन हम यहां से आप इसको देखो, यहां पर बात करना था विविध प्रकार के साख प्रबंधन एवं गांव का उदाहरण। इसमें गांव के उदाहरण के साथ यहां पर समझाया गया है। और इन सारे हम आपको 3 यहां पर उदाहरण देते हैं और तीनों उदाहरण को है आपको यूटिलाइज करके हम आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, यानी आगे का जो भी आगे हम करेंगे, देखेंगे चैप्टर में, आगे हम पढ़ेंगे वहां के बाद उसमें हम उसको देखेंगे। ठीक है, देखो सपोज दैट हम मानते हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति उसका नाम क्या चीज है, मान लेते हैं उसका नाम क्या है, रमेश है ना। रमेश एक व्यक्ति है। अब रमेश एक व्यक्ति है और इसी प्रकार का एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या चीज है, मोहन है। रमेश और मोहन, है ना, ये दो व्यक्ति हैं। अब ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये दोनों शहर से पढ़ करके आते हैं। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं और ये दोनों व्यक्ति शहर से पढ़ते हैं। और जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग वही पढ़ रहे हैं जगह जगह से, कोई शहर से बच्चा पढ़ रहा है, कोई गांव से पढ़ रहा है। तो इसी प्रकार जो रमेश है, रमेश भी गांव शहर से पढ़ करके आए और मोहन भी शहर से पढ़ करके, और दोनों जो है रूममेट थे, यानी रूम में एक साथ में रहते थे। ठीक है, अब ये गांव में चले गए, तो गांव में इन्होंने सर्वे किया तो उसमें देखा कि एक सलीम नाम का व्यक्ति है। ठीक है, एक जो है सलीम नाम का व्यक्ति है, एक सलीम नाम का व्यक्ति है, एक मान लेते हैं कि एक विनोद नाम का व्यक्ति है, एक विनोद नाम का व्यक्ति है, और एक जो व्यक्ति है वो रहीम नाम करके व्यक्ति है। ठीक है, रहीम, रहीम नाम करके व्यक्ति है। यानी ये 3 नाम वाले व्यक्ति हैं और तीनों की हम अलग अलग विशेषता आपको बताते हैं। ठीक है, तीनों की हम अलग अलग विशेषता बताते हैं और इन तीनों विशेषताओं को आप एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद आप इसे यूटिलाइज करने के, कि देखिए यहां पर जो है
ये जो है रमेश रमेश और मोहन, ठीक है। अब ये दोनों व्यक्ति हैं जो शहर से पढ़ करके सबसे पहले ये सलीम के पास जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सलीम के पास जाते हैं और सलीम की स्थिति क्या थी इसको पहले चेक करते हैं। तो सलीम जो है एक व्यक्ति है जिसके पास जमीन जो है 1.5 एकड़ जमीन है, ठीक है। एकड़ इसके पास जमीन है, 1.5 एकड़ इसके पास जमीन है। और ये व्यक्ति करता क्या चीज है, तो ये व्यक्ति जो है इसमें खेती करने के लिए कोई आदमी से वहां से ऋण लेता है, ठीक है। ये जो सलीम है एक व्यक्ति है जो धनवान व्यक्ति है, उससे ऋण लेता है और ये व्यक्ति इसको ऋण देता है 5% यानी दर 5 रुपए दर के हिसाब से इसको ऋण देता है, ठीक है। अब ये जो है व्यक्ति ऐसे खेती किया, मतलब इसे खेती करते करते ये इसका माइंड डेवलप हो गया। तो अब इसके आसपास में बैंक सुविधा भी मिलने लगी है ना, बैंक सुविधा भी मिलने लगी। ये सोनपुर गांव की बात हो रही है और सोनपुर गांव में क्या है, सिंचाई वगैरह की अच्छी व्यवस्था है। अब यहां पर ये बैंक से कितने कैसे रुपए ऋण ले रहा है, तो ये 3% रुपए दर प्राप्त कर रहा है और यहां से ऋण ले रहा है। अब ये सॉरी इसमें हम यहां पर नहीं देखते हैं, ये जो व्यक्ति है यहां पर 5% के हिसाब से ये अपना ये कर रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार जो विनोद है, अब विनोद जो व्यक्ति है, विनोद इस बैंक वाले से मतलब इस प्रकार से ये भी किसी व्यक्ति से लेता था ऋण, लेकिन अब जो है इसकी जगह व्यवस्था हो गई थी 3% रुपए हिसाब से ले रहा है। और इसका जो ये जो है, अब ये क्या चीज करता है भाई, तो ये अपना इसके पास 7 एकड़ जमीन है, ठीक है। इसके पास 7 एकड़ जमीन है और ये 7 एकड़ जमीन में करता क्या चीज है, तो ये जो है 3% के हिसाब से 3 महीने के अंदर में जो फसल उत्पादन होते हैं आधा फसल उत्पादन करके बेच देता है और क्या करता है, इसको बेच देता है और आधा फसल बेच करके और बैंक को चूकता कर देता है और इसके बाद जो आधा फसल इसके पास बच जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक जो है रहीम नाम करके व्यक्ति है। अब रहीम नाम करके व्यक्ति है और ये पहले जो है एक लाला से लेता था, ठीक है। मतलब ये गांव में ही लेता था, ये गांव में किसी धनवान व्यक्ति के पास से क्या करता था, अपना पैसा वगैरह लेता था और उसे खेती करने के बाद उसे चुकाता था, लेकिन वह लगातार मतलब कंसिस्टेंटली कर्ज में डूबते जा रहा था। अब जो है इसके पास एक व्यक्ति मिलता है और व्यक्ति जो है वो था जिसको गोडाउन वाला जो व्यक्ति है ना, खरीदता वगैरह है, तो अनाज वगैरह खरीद के मान लेते हैं इसके पास ठेकेदार था। ठेकेदार तो उसको नहीं बोलते हैं लेकिन हम मान लेते हैं ठेकेदार था, ठीक है। ठेकेदार था, बनिया वगैरह भी आप कह सकते हैं, जो समय वस्तु वगैरह को खरीदता। अब ठेकेदार जो था, ये ठेकेदार क्या करता था, इसे फसल जो बोना होता था उसी समय इसको 3% के हिसाब से जमा कर देता था। यानी अपना जो ये गांव वाला किसी धनी व्यक्ति से ये जो ऋण लेता था उसके बदले अब इससे ऋण लेने लगा, यानी डायरेक्ट ये फसल जो है वहां पे कृषि उत्पादन करने के लिए डायरेक्ट दे देते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अब ये ठेकेदार क्या करता था, ये जब उत्पादन इसके पास हो जाता था तो पुनः ये अपना जो है अपना पैसे के बराबर उसे ले लेता था, या ना अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे पैसे के बराबर ले लेता था, ठीक है। और जिस समय आप लोग सभी को जानते हैं कि जिस समय खेती होती है वो समय मूल्य बहुत ही डाउन रहता है, ठीक है। ये मूल्य बहुत ही डाउन रहता है, बहुत ही नीचा रहता है। अब वैसे स्थिति में ये ठेकेदार उससे खरीद करके और अपने पास गोडाउन में रख करके, और जब उसका मूल्य बढ़ता था, जब रेट इंक्रीज होता था तब ये बेचता था और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। तो अब आप तीनों ऑप्शन को रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। तो आप इसको देखेंगे और आगे जो आपको एनसीईआरटी में जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ विचार धारा दिए गए हैं, है ना। श्याम लाल का देखें, अरुण का देखें और रमा का देखें। ये तीनों देखने के बाद यहाँ पर कुछ विचार करने वाली बातें हैं, तो आप इनको विचार करेंगे, है ना।
और बेसिकली जो ये उदाहरण देने का मतलब था, इसी को समझाने का मतलब था, ठीक है। कई बार है ना आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो क्यों ना हम क्वेश्चन बनने का उन्हें मौका ही नहीं दें। तो ऐसी स्थिति हमारी रहती है कि हम उसको मौका ही नहीं देंगे भाई, जहां से पूछेगा हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो ये आप उसको करेंगे। अब उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समितियों के ऋण, सहकारी समितियों का ऋण मतलब देखो क्या होता है, सहकारी यानी आप समझ सकते हैं इसमें कि 4-5 यानी एक से ज्यादा सदस्य इसमें रहेंगे, सहकारी। अब ये जो सदस्य एक से ज्यादा रहेंगे तो क्या करेंगे, साथ साथ में ऋण लेंगे, साथ साथ में भरेंगे, यानी सभी स्थितियों में ये साथ साथ चलेंगे। तो आप इसको देखो यहाँ पे, यानी सहकारी समितियों के से ऋण, सहकारी समितियों से ऋण किस प्रकार लेते हैं आप उसको समझो, है ना। देखो यहाँ पर जो बोल रहा है, जो बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। जैसे समूह वगैरह देखते हैं ना, समूह वगैरह देखते हैं, या 10-5 लोग एक साथ मिल करके कोई ऐसी समिति बना लिए हैं, तो बैंकों से ऋण, यानी उसमें बैंक क्या करता है भाई, तो बैंक उसके बदले जितना आप ऋण देता है उसके बदले वो कागजात रखता है कि आप अगर उन्हें ऋण नहीं भी चुकाएंगे तो वो आपका पैसा वहां से काट लेगा, या आपका पैसे बराबर वो बेच करके अपना पैसा ले सकता है। ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन उससे भी सस्ते ऋण का एक क्या है, अन्य स्रोत सहकारी समितियां, और जो सहकारी समितियां के सदस्य अपने संसाधनों को कुल क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। जो अपने संसाधन है उन सारे संसाधनों को कुल क्षेत्रों के लिए क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। सपोज दैट हम मानते हैं कि अब हमें कुछ किसी क्षेत्र, किसी डेफिनेट एरिया में कुछ बोना है, तो क्या करेंगे, सारे कोई सदस्य मिल करके उतना हमें वहां पर यूज हो जाए उतनी स्थिति में हम उस बीज भंडार करके रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, सहयोग एकत्र करके रखते हैं। और कई प्रकार की जो सहकारी समितियां संभव है कि जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां, कृषक सहकारी समितियां सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। सोनपुर एक गांव है और उसके नजदीक में क्या करती है, ऐसी समितियां काम करती है, और इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यानी उसमें अगर देखें सहकारी समितियों में कितने किसान है भाई, तो 2300 किसान है ना। अब देखो यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है, और इस जमा पूंजी को ऋणधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंकों से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। अब देखो इस स्थिति में क्या होता है कि सारे सदस्य मिलकर के कुछ कुछ पैसा उसमें जमा करते हैं, और ऐसे ऋणधार के रूप में क्या करते हैं, बैंक से बड़ी रकम वहां से लेते हैं। जैसे आप अगर समूह वगैरह को जानते होंगे तो लोग 10-10 रुपए जमा करते हैं, लेकिन उससे लाखों रुपए बैंक से ऋण लेते हैं और सस्ते दरों में ले लेते हैं। अब यह जो है पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है, और यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौरा शुरू होता है। जब एक बार कर्ज को लौटा दिया जाता है तो क्या होता है भाई, कि दूसरा दौरा शुरू होता है। और कृषक जो है, सहकारी समितियां कृषक उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विविध प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। यानी इसमें जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए, और इसके लिए क्या करती है, मुहैया करवाती है, यानी आमना सामना करवाती है या उसे लेती है ना। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपका जो इंपॉर्टेंट चालू होता है भाई, वो यहां से चालू होता है, ठीक है। ये देखो अभी आपका यहां से चालू होता है। अब यहां पर क्या है आप उसको समझो, है ना। अब यहां पर क्या है उसको समझो। क्या है, भारत में औपचारिक औपचारिक क्षेत्र में साख, औपचारिक अनौपचारिक। अब औपचारिक अनौपचारिक होता है ना भाई, औपचारिक किसे कहते हैं, अनौपचारिक किसे कहते हैं, शिक्षित वगैरह, है ना। तो ये क्या होता है, भारत में औपचारिक और औपचारिक क्षेत्रों में साख या की सुविधा क्या क्या है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। यहां पर समझो कि हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। जैसे हमने आपको फर्स्ट में बताया, फर्स्ट पीपीटी जो फर्स्ट पेज लिए थे वहां पर हम आपको बताया कि लोग ऋण किस प्रकार से ले रहे हैं, है ना। यानी यहाँ पर जो बोल रहा है ऋण प्राप्त करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार से ऋणों को 2 वर्गों में
बांटा जा सकता है। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण क्या होता है भाई? औपचारिक क्षेत्रक मतलब आपको कोई डेफिनेट समय के लिए उसमें कोई आपको बोलने के लिए या कुछ करने के लिए कोई बाध्य नहीं होता है, लेकिन आप अगर उससे पार जाओगे तब लोग बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक मतलब कोई कहीं भी आप किसी को पैसा दे, जैसे दोस्त को पैसा देते हैं ना, इसके बाद कॉल लगाते हैं, कहाँ है भाई, मेरा पैसा नहीं डालेगा? हाँ भाई डाल देंगे, रुको भी। ऐसी स्थिति हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में लास्ट में ऐसी की तैसी करने पड़ जाते हैं, और ऐसी की तैसी करने में क्या हो जाते हैं, उसको कहते हैं अनौपचारिक। तो ऋण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसे दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अब देखो इसमें क्या होते हैं, कुछ में नियम कानून होते हैं, आप उस नियम कानून के थ्रू उसमें पैसा जमा करते हैं। यानी अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं, है ना। अनौपचारिक में भी दोस्त क्या आपको एग्जाम्पल में बता रहे थे ना, तो अनौपचारिक में ये सभी आते हैं। और आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। ये जो है आप यहाँ पर आलेख आपको 1 है, और भारत 2019 के अनुसार ये डेटा है, जिसमें रिश्तेदारों एवं मित्र से 7%, अनौपचारिक एजेंसियों से 3%, व्यावसायिक बैंक से 51%, और जमींदार से 1%, और अन्य औपचारिक एजेंसियों से 5%, और सहकारी समितियों से 10%, और साहूकार से 23%। आप देख पा रहे होंगे कि भाई जितना कैसे लोग अनौपचारिक तरफ मूव कर रहे हैं, कैसे कितने कम लोग औपचारिक तरफ है। आई होप कि आपको अनौपचारिक औपचारिक समझ में आया होगा, और हम आगे इसको बढ़ाते हैं इस कहानी को, है ना। यहां पर क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से आ रहा है? यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, और आप यदि आलेख 1 को आप अगर देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बता सकते हो, है ना। यहां पर पूछ रहा है क्या चीज कि औपचारिक क्षेत्र यानी औपचारिक सेक्टर और अनौपचारिक सेक्टर से इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैसे ज्यादा ऋण आ रहा है, कैसे लोग ज्यादा ऋण ले रहे हैं, औपचारिक सेक्टर से या अनौपचारिक सेक्टर से। तो आप आगे देखोगे, पहला क्या चीज है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, है ना, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये किस पर रहता है भाई, तो औपचारिक स्रोतों पर कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं, और आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद कैश बनाए हुए हैं, या आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने में लगे हुए हैं कि कुछ फायदा अर्जित करने वाले व्यवसायियों, यानी लाभ जो अर्जित करते हैं उन सारी व्यवसायियों और व्यक्तियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे किसानों, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किसको ऋण दे रहे हैं, और उसकी बजाय ब्याज की दरें क्या है। देखो ये क्या है ना, आरबीआई क्या है, सभी बैंकरों का पिताजी है, सभी बैंकरों का पिताजी आरबीआई है। तो पिताजी का ये काम होता है कि मेरा बेटा सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो बेटा का हम कार्य दिए हैं क्या बेटा वो कार्य को निर्वहन कर रहा है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बैंक जो है बैंकों का देखभाल करता है, कौन, तो पिताजी आरबीआई। अब आरबीआई यह देखता है कि भाई तुम बैंकर, ए बैंक इधर सुनो, आ बेटा इधर आओ, तुम जो ऋण दे रहे हो क्या बड़े लोगों को दे रहे हो कि छोटे मोटे किसानों को भी दे रहे हो। तो उसमें कहता है पिताजी नमस्कार, हम किसानों को भी दे रहे हैं पिताजी, है ना। ऐसे जा करके बैंक बोलता है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे यहां पर देखो कि अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है।
अनौपचारिक मतलब बताओ दोस्त, अगर दोस्त तुम्हें पैसा दे रहा है तो कोई संस्था है किसी की गतिविधियों को देख रहा है कि तुमसे पैसा जबरदस्ती मांग रहा है, गरिया रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, ऐसा कोई तो देख नहीं रहा है। तो इसी को हम कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्रक, है ना। और अनौपचारिक क्षेत्र में ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। ऐच्छिक दरों को मतलब कि उसके इच्छा के अनुकूल, उसका इच्छा क्या कर रहा है उसके अनुकूल अब क्या कर सकते हैं, ऋण देते हैं भाई। कि अगर वो बोल दिया कि भाई हमें 5 रुपए प्रतिशत दर के हिसाब से ही चाहिए, तो आपको 5 रुपए दर प्रतिशत के हिसाब से लेना होगा। आप किसी के पास कंप्लेंट नहीं करने जाएंगे। बैंक अगर इस तरह से करता है तो उसके पापा के पास, आरबीआई के पास आप जा सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में कहां जाएंगे भाई आप, है ना। अब उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं। नाजायज तरीकों में कभी भी गरिया देगा, लूट देगा, मार पीट देगा, कुछ तो लूट लाट लेगा, है ना। यानी नाजायज तरीकों से जो चीज नहीं करना चाहिए वैसे तरीकों से उसे कोई बचा नहीं सकता है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। यहां पर देखो भाई, है ना। देखो, औप औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र से ज्यादा ऋण कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। यानी देखो, एक हम लोग देखे औपचारिक क्षेत्रक और एक अनौपचारिक क्षेत्रक। तो औपचारिक क्षेत्रक में जो ऋण वसूला जाता है कहीं ना कहीं उससे ज्यादा अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण वसूला जाता है। क्या समझ में आया इतना पॉइंट? अब आगे चलते हैं। औपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। जो अनौपचारिक ऋण होता है वो कर्जदाता जो कर्ज लेता है, यानी जो कर्ज देता है फिर कर्ज वापस देता है, उसे क्या पड़ता है भाई, तो उसे महंगा पड़ता है ना। अब देखो, देखो ऋणी की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्ज की आय का अधिकतर हिस्सा ऋणी की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसे कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा था, जैसे हमने जमाल समाल जो पीछे उदाहरण में देखा था ना। जैसे यहाँ पर देखो भाई, आपको उदाहरण भी दिखा देते हैं साथ में, है ना। भाई यहाँ पर ना भाई, ये जो है, ये देख रहे हो भाई कि ये जो है इसके पास ये तो समिल के पास क्या आ रहा है, अधिकतर पैसा जो है इसको ऋण में ही चला जा रहा है। यानी इसके पास अपने को रखने को लिए, अपने यूज के लिए पैसे नहीं बच पा रहे हैं। अब देखो, अब यहां पर हम देखते हैं कि कुछ मामलों में ऋण की उच्च ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदारों की आय से भी अधिक हो जाती है और इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है। जैसे कि हमने सोनपुर में रमा, यानी हमने वहां पर मोहित गजोदर उजोदर के बारे में एग्जांपल लेकर के वहां पर हम देखे थे, है ना। आप इसको भी समझ लिए हैं। आई होप कि यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इसको देखिए, है ना। अब आप इसको देखिए, लेकिन देखिए हम लोग कहते हैं कि कर्ज भाई, कर्ज गलत है ना। अगर आपने उन एग्जाम्पल को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि भाई कर्ज गलत है भैया। आपको लगा होगा कि भैया कर्ज गलत बातें हैं, कर्ज नहीं लेनी चाहिए, या कर्ज हमें अच्छी लोग से लेना चाहिए, कोई औपचारिक ढंग से लेना चाहिए, औपचारिक क्षेत्र से लेना चाहिए। भाई आपका बात तो सही है यहाँ पर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि हमने चप्पल बनाने वाला मिस्त्री उद्योगपति के बारे में देखा था, समझा भाई। तो अपने सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज भी जरूरी है, ठीक है। ये पॉइंट शायद सुधरा था जो भी आपको हम बता दिए, है ना। आगे देखिए यहां पर कि औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है, किसे क्या मिलता है भाई, इसको भी आप देख लो, है ना। ये आरेख, जो नीला है, नीला क्या चीज है भाई,
इन शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था, यह शहरी परिवार से है ना। तो यहाँ पर नीला वाला जो है, नीला वाला आपको औपचारिक स्रोतों में ऋण का प्रतिशत बताता है और नारंगी जो है अनौपचारिक अनौपचारिक स्रोतों से ऋण का प्रतिशत बताता है। आप शहरी क्षेत्रों में देखो कि गरीब परिवार 54% अनौपचारिक क्षेत्र से पैसा ले रहे हैं और कम संपत्ति वाले परिवार 38%, और वहीं समृद्ध परिवार 27% और अमीर परिवार 17%। समझ पा रहे हैं? आई होप कि आप इसको ऑब्जर्व कर लिए होंगे और हम वहां पर चलते हैं पीछे। यहां पर देखो, है ना, यहां पर बोला है शहरी क्षेत्रों में लोगों के ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। यहाँ पर जो भी हम चीज देखें उसके किसके बारे में देखें भाई, तो शहरी क्षेत्रों में देखें तो शहरी क्षेत्रों में औपचारिक और अनौपचारिक ऋण किस प्रकार से लेते हैं और कितने लेने वाले व्यक्ति हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम आलेख 2 में देखें, जिसमें आपको आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया था। और आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्ज में 54% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी की होती है, और इसकी तुलना में आप शहरी इलाकों में अमीर परिवार से कीजिए, आप क्या देखते हैं कि उनमें केवल 17% कर्ज अनौपचारिक स्रोत से, जबकि 83% औपचारिक स्रोत से है। इसी तरह तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, अमीर परिवार अनौपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, और जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। कर्ज जब लेते हैं तो उन्हें क्या करता है, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है ना। और इस सबसे क्या पता चलता है कि पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है, बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरा होती है। और अनौपचारिक स्रोतों ऋणदाताओं के लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है, और यह उधार कर्जदारों की क्या होती है भाई, कर्जदारों की जो है आय बढ़ाने का कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ और औपचारिक स्रोतों के ऋण का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी और यह भी जरूरी है कि यह ऋण तभी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान विस्तार हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। यानी यहाँ पर आपसे बताना चाहता है कि अभी भी आप गांव में देखते हैं तो गांव में जो है 50% लोग अनौपचारिक स्रोत पर अपने जरूरतों के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर क्या चीज है, निर्भर है, जबकि सिर्फ 50% ही लोग औपचारिक तरीकों से निर्भर हो पाते हैं, औपचारिक तरीकों में निर्भर हो पा रहे हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक ना। अब देखो यहां पर जो है आप इसको समझो भाई, है ना, थोड़े समझने वाली बात है और अच्छी बातें हैं। अब यहां पर देखो इसको, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, या निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह किस प्रकार से काम करती है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। देखिए पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, कितना प्रतिशत, 50% ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ठीक है। अब जो है भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, यहाँ जहां कहीं मौजूद भी है बैंक से कर्ज लेना औपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। देखो क्या होता है,
हम ये देखते हैं कि भाई ग्रामीण इलाकों तक, ग्रामीण में क्या है, यह पॉसिबल नहीं हो पाया है कि भाई वहां पे बैंक हो ही और हम वहां पर औपचारिक तरीकों से पैसे ऋण ले। तो इन्हें सुलझाने के लिए सरकार को कुछ करने की जरूरत है और सरकार इसके लिए बाकायदा करती है। तो और आप इसको आगे देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा कि बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणधार और विशेष कर्जदाताओं की जरूरत पड़ती है। ऋणधार की उपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिसमें गरीबी बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं, और दूसरी जो है और अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना फिर नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास चले जाते हैं। देखो, अब जो व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं अनौपचारिक ढंग से ऋण ले रहे हैं तो उसके भी कहीं ना कहीं रीजन है। रीजन क्या है भाई कि जो अब उन्हें बैंक से लेना है तो ऋणधार चाहिए, यानी कोई चाहिए कि भाई गवाह जिसको बोलते हैं, कोई चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति अगर ये पैसा नहीं देगा तो इसके बदले हम दे देंगे, है ना, ऐसी होनी चाहिए। अब उसके पास तो उतनी संपत्ति नहीं है कि वो बैंक उतना वसूल करेगा, है ना, तो ऐसी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता है। और दूसरी कारण यह है कि भाई जो साहूकार होते हैं जो उन्हें ऋण देते हैं वो निजी तौर पे उन्हें उनके गांव के होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए बिना कर्ज चुकाए लोग क्या कर लेते हैं भाई, तो पुनः उनसे कर्ज लेने पहुंच जाते हैं। देखो यहाँ पे महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं और निर्धन कर्जदारों का तंग करते हैं। और हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक है विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेषकर स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है और यह जो है परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अब देखो यहां पर क्या होता है भाई, अब इन सारी चीजों को जरूरत को पूरा करने के लिए मेघा योजना, है ना, क्या है भाई, तो ये कोशिशों को यानी इसको पूरा करने के लिए क्या किया गया भाई, तो सामूहिक संगठन बनाया गया, समूहों का संगठन, है ना, समूह जिसको बोलते हैं। आप लोग सभी लोग समूह के बारे में जानते हैं, तो समूह के बारे में क्या होता है भाई, समूह क्या होता है, तो समूह में आप देखेंगे कि अगल बगल के जितने भी 10 से 15 महिलाएं होती है वो आपस में जुड़ती है। अब आपस में जुड़ती है, वो हफ्ता में पैसा जमा करना होता है, वो 25 से लेकर के 100 रुपए तक, कहीं कहीं 10 रुपये भी होता है ना। तो ऐसी स्थिति में लोग आपस में जुड़ते हैं। अब जुड़ करके अब वो क्या है, जुड़ते हैं तो वो उन सारे लोगों की समस्याओं को उनको अच्छी तरह से मालूम होता है। अब इसमें क्या करते हैं, उन्हें जरूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी दे सकते हैं और वो लोग देते भी हैं बाकायदा। अब देखो ये क्या चीज है भाई, तो ये जो समूह होते हैं, समूह इन कर्जों पर ब्याज लेते हैं, लेकिन यह साहूकार के द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। और 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंकों से ऋण लेने के योग्य हो जाते हैं और ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़ाने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए सिलाई की मशीन,
जो हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। अब ये जो है, अब इनका जो समूह अगर 1 से 2 साल चल जाता है तो इन्हें बैंक से दोबारा भी ऋण दिया जाता है, और इस ऋण का जो है वो साहूकार से बहुत ज्यादा कम होता है ब्याज भाई, है ना, बहुत ज्यादा कम होता है। और इसका जो है क्या करते हैं लोग, तो अपने जो जरूरतमंद की चीजें हैं इसे अपने, हम ये बोल सकते थे, रोजगार सृजन करने का काम करने लगते हैं, है ना, रोजगार सृजन का काम करते हैं। अब यहां पर देखो, जो बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। यानी क्या होता है कि एक समूह समय, यानी सामूहिक संगठन होता है, समूह होता है, अब उसमें क्या होता है, पूरा विवरण रहता है कि भाई कितना दिन तक पैसा आप लौटा दोगे, कैसे लौटाओगे, कितना रुपया महीने जमा करोगे, कितना हफ्ता में जमा करोगे, ये सारी चीजें हैं, है ना। अब इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है, और एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, और इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसमें हम देख रहे थे कि पीछे जो है औपचारिक ढंग से जो गरीब लोग नहीं ले पाते हैं ऋण, इसका कई कारण है कि जो उसके कर्जदाता जो है, यानी कर्जदार जो है खड़ा नहीं होते हैं, यानी जो अगर हम बोले तो गवाह वगैरह खड़ा नहीं होते। लेकिन इसमें जो है कि इसमें आपको 8-10 महिलाएं उसको जोड़ देगी कि भाई तुम दो इसको पैसा जमा करो बहने, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके अंदर प्रेशर बन जाता है और वो बाकायदा पैसे को जमा करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो बैंक है वो बिना उसको बोले ना कि बिना गवाह के ही से क्या कर देती है, पैसा दे देती है बैंक, है ना। एंड निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती है, यद्यपि उसके पास कोई ऋणधार नहीं होता है, ऋणधार नहीं होता यानी उसके पास कोई गवाह वगैरह नहीं होता, वो खुद ही उतना कर सकती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब इस तरह जो है स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या को उबारने में मदद करते हैं, और उन्हें जो समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं, और इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबित हो जाते हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां वह तरह तरह की सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है ना। ये सारी जो बेसिक नीड होता है इसमें क्या कर पाती है, महिलाएं चर्चा कर पाती है, आपस में मिल करते। ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं आम मंच मिल जाता है। जैसे लोगों को मंच चाहिए भाई, कुछ समझने के लिए क्या होता है कि लोगों को मंच चाहिए, है ना। जिसमें बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों की यहाँ पर बारे में दिया है, सारांश इसका जो भी है आप इसको पढ़ लेंगे, है ना। एक बार सारांश आपको पढ़ के हम सुना देते हैं। तो आप यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के बारे में समझ में आया होगा, आई होप कि आप उसको समझे होंगे। अब यहाँ पर आप सारांश के बारे में देखिए, पूरा सारांश जो चैप्टर का सारांश है, ठीक है। इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम पूरा उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली इससे संबंधित को देखा, है ना। और एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, तो दूसरी तरफ कर्जदार जो है बैंकों से ऋण लेते हैं, इसको भी हमने देखा। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है, इसको भी हमने देखा। जैसा कि हमने देखा कि ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, तो कहीं कहीं इसके विपरीत भी प्रभाव होते हैं, कर्जदारों की स्थिति और बदतर हो सकते हैं, इसको भी हमने देखा। अब ऋण विभिन्न स्तरों से उपलब्ध होता है, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से स्रोतों से हो सकते हैं, और औपचारिक स्रोतों और अनौपचारिक स्रोतों में ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हो। साथ ही बैंक और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण
का हिस्सा बढ़ना चाहिए और ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है। यानी ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पूरा चैप्टर के बारे में अध्ययन किया है। आई होप कि आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में पूरा समझ में आया होगा तो आपको एक वीडियो को लाइक करना, हर चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तब भी बताना है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो हम देखना चाहते हैं कि आपकी विचारधारा किस प्रकार है, कैसे आप समझना चाहते हैं, इसी से हमें पता चलेगा, समझे। तो आपको वो सारा चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भाई। बताओगे नहीं तो कैसे हम समझेंगे कि आपको कैसे समझाना चाहिए या आप कैसे समझने लायक हो, है ना। जब बच्चे अपने पास बैठे होते हैं ना तो समझ में आ जाता है, उसके हाव भाव से समझ में आता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उस तरह से उस स्थिति में समझ में नहीं आ पाती है, ठीक है। आई होप कि आपको इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर में आपको पूरी समझ में आया होगा। और समझ में आया नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और ऐसा ही जो है अब आगे हम लोग चलेंगे अध्याय 4 में, जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।